नमस्कार दोस्तों। जब एक मैरिड वुमन सुसाइड कर लेती है शादी के बाद, तो इस वाइफ के हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट जो केस चलेंगे, उन केसेस से रिलेटेड क्या-क्या बातें हो सकती हैं, ये आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 117 और जो पहले यही सेक्शन 113 कैपिटल ए इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करती थी और ये बात करती है प्रिजम्पशन के बारे में, उपधारणा के बारे में कि कोर्ट को कुछ डिस्क्रिशन देती है, पावर देती है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर ले कि ऐसी वुमेन ने जब सुसाइड किया है शादी के 7 साल के अंदर-अंदर और कुछ फंडामेंटल और फैक्ट साथ में प्रूव कर दिए जाते हैं, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि ऐसी सुसाइड को इस लेडी के हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने अबेट किया था, दुष्प्रेरण किया था ऐसी सुसाइड के लिए और जिसकी पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में दी गई है और ये पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स तक 3 साल तक हो सकती है प्लस साथ में फाइन का प्रोविजन भी है और यही धारा पहले आईपीसी में 306 हुआ करती थी। तो आज की वीडियो रहेगी कि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लिए जाएं कि कौन-कौन सी बातें किस-किस तरीके से आपके साथ हो सकती हैं या आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो उनका जवाब कैसे देंगे, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या 7 साल के बाद अगर आत्महत्या की है किसी लेडी ने, किसी मैरिड वुमन ने, आफ्टर द 7 ईयर फ्रॉम द मैरिज, डेट ऑफ मैरिज, शादी के दिन से लेकर 7 साल गुजर जाने के बाद सुसाइड किया है किसी मैरिड वुमेन ने, तो क्या सेक्शन 117 बीएसए की प्रिजम्पशन एप्लीकेबल होगी? तो यहां पर सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया कि सुसाइड कब किया हो, तो वहां पर लिखा गया है विद इन 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। उसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर ही सुसाइड किया गया हो, तभी ये सेक्शन 117 बीएसए एप्लीकेबल होगी। इट मींस द 7 ईयर पीरियड इज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर दिस प्रिजम्पशन। अगर 7 साल का पीरियड प्रूव नहीं कर पाए तो फिर इस सेक्शन के अंदर जो प्रिजम्पशन है वो नहीं एप्लीकेबल होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली दोनों वीडियो सेक्शन 117 से रिलेटेड देख ली होंगी, देन ही ये वीडियो आप लोगों को समझ आएगी। बेसिक बात तो मैंने हालांकि पहले अभी बता दी है, सिर्फ एक बात रह जाती है कि क्रूएल्टी की डेफिनेशन क्या होगी, वो भी मैं अभी धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। इसी बात को अगर जानना है आपको कि 7 साल के बाद अगर सुसाइड किया गया तो क्या ये प्रिजम्पशन एप्लीकेबल होगी, उपधारणा कोर्ट कर सकती है क्या? उसके लिए आप 2 जजमेंट पढ़ सकते हैं। दोनों की दोनों जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। पंजाब वर्सेस इकबाल 1991 का केस, दिनेश वर्सेस हरियाणा 2014 का केस है और इस केस को डिसाइड करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 7 साल का पीरियड होता है, इट इज कंसीडर्ड टू बी टर्बुलेंट वन। टर्बुलेंट वन मींस के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शादी के जो अगले 7 साल का पीरियड होता है, ये पीरियड ऐसा है हमारे समाज को देखते हुए, सास बहू के रिलेशन को देखते हुए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखते हुए कि यहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन लेजिस्लेचर ने कंसीडर किया कि आफ्टर 7 इयर्स ऑफ देयर मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ हैव सेटल्ड। वो मानती है कि पति पत्नी शादी के 7 साल के बाद वो सेटल हो जाते हैं और ये जो टर्बुलेंस होती है, उतार चढ़ाव, खींचतान होती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। तो ये 2 जजमेंट आप देख सकते हैं जब 7 साल की बात आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैरिड वुमन अटेम्प्टेड सुसाइड विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज। अभी ध्यान देना, आपको अभी मैंने क्या बताया था कि शादी के 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड किया था, देन ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। तब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने ऐसी वुमेन को सुसाइड करने के लिए उकसाया था, अबेट किया था, देन उसकी पनिशमेंट 108 बीएनएस में दे दी जाए। लेकिन अब मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि मान लो इस वुमेन ने जो सुसाइड की अटेम्प्ट की वो विद इन 7 ईयर की, शादी के 7 साल के अंदर अंदर उसने अटेम्प्ट की, लेकिन जिस दिन अटेम्प्ट की उस दिन ये लेडी मरी नहीं, ये सरवाइव कर गई, ये बच गई। लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 7 साल पास हो गए और 7 साल पास होने के बाद अब इस लेडी की डेथ हुई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब इस मामले में ये प्रिजम्पशन एप्लीकेबल होगी? क्योंकि ये प्रिजम्पशन कहती है कि पहली बार किसी मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया हो
और सुसाइड का मतलब होता है कि दोस्तों डेथ हो गई हो। अगर सुसाइड का अटेम्प्ट किया बट डेथ नहीं हुई, इट मीन्स इस मामले में ये सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज नॉट एप्लीकेबल। जब सुसाइड का अटेम्प्ट हुआ हो और प्लस साथ में डेथ हो गई हो, देन ही कहा जाता है कि सी कमिटेड सुसाइड, अब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। बट यहां पर सिचुएशन कैसी है कि जो अटेम्प्ट किया गया था सुसाइड का वो विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज था, बट जो डेथ हुई वो आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ मैरिज हुई। देन इस सेक्शन के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, आप बताइए कमेंट करके। मैं इसके बारे में थोड़ा सा विचार आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। सन 1983 में सेक्शन 113 कैपिटल ए एविडेंस एक्ट 1872 में ऐड किया गया था। अब क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि 1983 में जब ये जोड़ा गया तो 1983 से एप्लीकेबल होगी, लेकिन एक लेडी ने, वो जो मैरिड वुमेन है, उसने सुसाइड किया 1982 में। 1982 में जब सुसाइड किया, यानी इस कानून के आने से 1 साल पहले, ये डेट है, सपोज ये सन है सुसाइड का, बट उसने जो सुसाइड किया था विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज किया था, शादी के 7 साल के अंदर अंदर ही किया था। देन क्या ये सेक्शन 117 एप्लीकेबल होगी? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? वीडियो को पॉज करिए और इसका जवाब देने की आप जरूर कोशिश करिए। मैं आपको इसका जवाब देता हूं दोस्तों। एक जजमेंट है गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह, 1990 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 113 कैपिटल ए, सेक्शन 113 कैपिटल बी, दीज आर द प्रोसीजरल प्रोविजन, प्रक्रियात्मक नेचर के, प्रकृति के ये प्रावधान हैं। और कानून ये कहता है कि जो प्रोसीजरल प्रोविजन होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होते हैं, वो पीछे से भी उनका एप्लीकेशन हो सकता है। क्योंकि ये सेक्शन दोनों ही प्रोसीजरल लॉ हैं, हेंस इनका एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। तो जो सन 1982 में सुसाइड कमिट किया था इस कानून के आने से पहले, बट 7 ईयर्स ऑफ, विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज किया था, जब इसका ट्रायल 1983 के बाद चला, जब ये कानून आ गया, देन क्वेश्चन था क्या ये लॉ एप्लीकेबल किया जाए इस घटना के ऊपर जो ये कानून के आने से पहले की घटना है। तो इस जजमेंट में गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1990 के केस में ये डिसाइड हुआ कि हाँ, ये प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कि क्रुएल्टी की डेफिनेशन और रह गई है। देखिए, पहले क्रुएल्टी की डेफिनेशन जो पुराना कानून था आईपीसी की 498 ए आईपीसी के अंदर ही एक्सप्लेनेशन था, उस एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन दी गई थी, बट अब अलग सेक्शन कर दी गई है। इसका जो पीनल प्रोविजन है वो सेक्शन 85 बीएनएस में लिख दिया गया, और जो एक्सप्लेनेशन था जो क्रुएल्टी को डिफाइन करता था वो सेक्शन 86 बीएनएस में लिख दिया गया, और सेक्शन 117 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये लिखा गया एक्सप्लेनेशन लिखते हुए कि यहां पर हम जो क्रुएल्टी वर्ड को यूज कर रहे हैं इसका मीनिंग आपको सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता से लेना है। तो सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता में क्रुएल्टी को डिफाइन करते हुए 2 क्लॉज लिखी है। एक क्लॉज में बात करी विलफुल कंडक्ट की और दूसरी क्लॉज में बात की है हरासमेंट की। तो पहली क्लॉज में जब विलफुल कंडक्ट की बात करते हैं, जब जानबूझकर किया गया कोई आचरण पति या पत्नी के पति के रिलेटिव्स के द्वारा ऐसा है, अब इस विलफुल कंडक्ट को क्वालिफाई किया है, कैसा है कि ऐसे आचरण के कारण ये मैरिड वुमेन संभावना है कि अपनी जान दे दे, सुसाइड कमिट कर सकती है, ऐसी संभावना है अगर ऐसा कंडक्ट किया। या फिर सुसाइड कमिट नहीं कर सकती तो अपने शरीर को, अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ को कोई ग्रीवियस इंजरी कर सकती है ऐसे कंडक्ट के कारण, या फिर ग्रीवियस इंजरी नहीं कर सकती तो कोई डेंजर पैदा कर सकती है। अगर ऐसा कंडक्ट है, ऐसी संभावना कर सकता है ऐसा कंडक्ट, तो ऐसे कंडक्ट को कहा जाएगा कि क्रुएल्टी की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा, जहां पर मिसकंडक्ट की विलफुल कंडक्ट की बात ना होकर हरासमेंट की बात हुई है, तो वो क्लॉज बी में आता है। और जब हरासमेंट की बात होगी तो वहां पर एक पर्पज है हरासमेंट के पीछे का, और हरासमेंट के पीछे का पर्पज ये है कि अपनी अनलॉफुल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हरासमेंट कर रहा है। वो प्रेशर करना चाहता है हरासमेंट के थ्रू कि जो ये हस्बैंड की या हस्बैंड के रिलेटिव्स की अनलॉफुल डिमांड है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, मूल्यवान प्रतिभूति के रिगार्डिंग,
उनको पूरा कराया जा सके इसलिए वो हरासमेंट कर रहा है, या फिर डिमांड पूरी नहीं हुई उस कारण से हरासमेंट कर रहा है, देन भी ऐसे हरासमेंट को क्रुएल्टी की कैटेगरी में लाएंगे। पिछली वीडियोज में आपने डिटेल से देख लिया होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है यहां पर कि हरासमेंट डोरी के लिए नहीं है, ध्यान देना, हरासमेंट डोरी के लिए नहीं है, दहेज के लिए नहीं है, यानी किसी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए है, किसी दूसरे पर्पज के लिए है। तो क्या वो हरासमेंट जो डोरी के लिए नहीं है वो क्रुएल्टी की कैटेगरी में आ सकता है सेक्शन 117 बीएसए के लिए, या फिर मैं कहूं तो सेक्शन 86 बीएनएस के लिए? आपका क्या जवाब होगा? आप अगर वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं तो जरूर बताइए। देखिए, जब आप क्रुएल्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 86 बीएनएस, वहां पर कहीं नहीं लिखा गया कि जो डिमांड थी वो डोरी की डिमांड को पूरा कराने के लिए हरासमेंट कर रहा है। नहीं, वहां पर लिखा गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड को पूरा कराने के लिए जो प्रेशर बनाने के लिए हरासमेंट किया जा रहा है वो हरासमेंट क्रुएल्टी की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया कि यहाँ पर जो डिमांड थी वो डोरी के लिए, दहेज के लिए होनी चाहिए। यानी यहाँ जो क्रुएल्टी की डेफिनेशन है उसको वाइड रखा गया। इट मींस डोरी की डिमांड नहीं भी थी, बट हरासमेंट ऐसा था जो क्लॉज बी में आ रहा था सेक्शन 86 की, देन भी ये हरासमेंट क्रुएल्टी की कैटेगरी में आ सकता है और सेक्शन 117 बीएसए में लिखी क्रुएल्टी में आएगा तो सेक्शन 117 की प्रिजम्पशन को अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं ये कहता हूं कि देखिए, सच हरासमेंट वाज नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी। पहली बात मैंने कही थी पहली क्वेश्चन में कि डिमांड प्रॉपर्टी की है, बट वो डोरी से रिलेटेड नहीं है। डोरी की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे आप डोरी प्रोविजन एक्ट में, तो ये कहा गया है कि वो जो डिमांड हो रही है जिसे हम डोरी कहना चाह रहे हैं, इट मस्ट बी फॉर द मैरिज या फिर इन कनेक्शन विद, या तो शादी के लिए हो रही हो ऐसी डिमांड, या फिर शादी के संदर्भ में, शादी के संबंध में हो रही, तो उसको डोरी कहा जा सकता है। बट मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी की ही डिमांड नहीं हो रही है, तो क्या ऐसा कुछ कंडक्ट व्यक्ति का, ऐसा हरासमेंट जो किसी प्रॉपर्टी की डिमांड के लिए है ही नहीं, क्या वो क्रुएल्टी में आ सकता है? तो इसका जवाब आपका होना चाहिए हाँ, आ सकता है, क्योंकि सेक्शन 86 बीएनएस की क्लॉज जब ए देखेंगे आप तो उस क्लॉज में केवल विलफुल कंडक्ट लिखा है और 3 बातें लिखी है। वो विलफुल कंडक्ट के कारण संभावना किस किस बात की है, तो वहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड का कोई लेना देना नहीं, और दोनों क्लॉज में से ए क्लॉज कंप्लीट हो जाए या फिर बी क्लॉज कंप्लीट हो जाए तो क्रुएल्टी कंप्लीट मानी जाएगी। तो क्लॉज ए में प्रॉपर्टी की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, वहां तो सिंपल ये कहा कि ऐसा कंडक्ट है, ऐसा हरासमेंट है जिसके कारण, हरासमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ बट कंडक्ट में हरासमेंट इंक्लूड है, कंडक्ट में हरासमेंट इंक्लूड है, क्योंकि हरासमेंट किसी कंडक्ट से ही किया जा सकता है। और अगर वो कंडक्ट, वो हरासमेंट ऐसा है कि वाइफ को ऐसी संभावना पैदा कर देता है कि वो सुसाइड कर सकती है, संभावना पैदा कर दी, या अपनी लाइफ को, अपनी लिम्स को, अपनी हेल्थ को कोई ग्रीवियस इंजरी कर सकती है या कोई डेंजर पैदा कर सकती है, तो यहां पर कहीं प्रॉपर्टी की डिमांड की बात हुई? क्लॉज ए में कोई प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं है, लेकिन क्लॉज बी में प्रॉपर्टी की डिमांड है, तो बिना प्रॉपर्टी की डिमांड की भी क्रुएल्टी बन सकता है, बट वो क्लॉज ए में फॉल करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एन एक्यूज इज एक्विटेड फॉर ऑफेंस ऑफ डोरी डेथ पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 कैपिटल बी आईपीसी, नाउ सेक्शन 80 बी एंड एस। ये कहा गया यहां पर कि एक कोई आरोपी था, उसके ऊपर दहेज मृत्यु का एक चार्ज लगाया गया था, लेकिन उस दहेज मृत्यु के चार्ज से इसको बरी कर दिया आफ्टर ट्रायल। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब दहेज के चार्ज से ही बरी कर दिया तो क्या अब उसके ऊपर दहेज मांगना या दहेज लेना, इसके लिए उसको सजा दी जा सकती है, कन्विक्ट किया जा सकता है क्या अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ डोरी प्रोविजन एक्ट, या फिर 498 ए आईपीसी जो अब 85 बीएनएस हो गई, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव? तो इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया यूपी वर्सेस संतोष कुमार, 2009 का केस है। इस केस में यह था कि इसमें ये सेक्शंस थी 304 बी आईपीसी जो अब 80 बीएनएस हो गई, 498 ए आईपीसी जो 85 बीएनएस हो गई,
3 एंड 4 डोरी प्रोविजन एक्ट जो अभी भी यही है, इन सेक्शंस में चार्जेस फ्रेम किए गए थे और ट्रायल चलाया गया था इन्हीं सेक्शंस का। तो जो ट्रायल कोर्ट थी, उस ट्रायल कोर्ट ने इस सेक्शन में तो इस एक्यूज को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, बट इन दोनों सेक्शंस में इस एक्यूज को पनिशमेंट सुना दी गई। किसने? ट्रायल कोर्ट ने ऐसा किया। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने सारे चार्जेस से ही, ऑल चार्जेस में एक्विट कर दिया। इट मींस 498 ए आईपीसी नाउ 85 बीएनएस में डोरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 3 एंड 4 में भी उन्होंने एक्विटल कर दिया। और इसके पीछे लॉजिक दिया, उन्होंने कहा कि जब सेक्शन 304 बी आईपीसी नाउ 80 बीएनएस के चार्जेस ही फेल हो गए, देन कोई रीजन नहीं लगता, कोई लॉजिक नहीं होता कि फिर अब उस पर्सन को सेक्शन 3 एंड 4 डोरी प्रोविजन एक्ट में एंड साथ में सेक्शन 498 ए आईपीसी में कन्विक्ट किया जाए। तो इसी आधार पर सारे चार्जेस से इसको बरी कर दिया। जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा यूपी वर्सेस संतोष कुमार 2009 में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हाई कोर्ट ने एरर कर दी है, हाई कोर्ट ने ठीक से नहीं समझा। और ये कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, हर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। 304 में डोरी डेथ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग है, 498 के इंग्रेडिएंट अलग है, 3 एंड 4 डॉरी प्रोविजन एक्ट के इंग्रेडिएंट अलग है। अगर एक ऑफेंस के इंग्रेडिएंट को प्रूव करने में प्रोसिक्यूशन फेल हो गया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप नहीं मान लोगे कि दूसरे ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट को भी प्रूव करने में प्रोसिक्यूशन फेल हो गया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था वही सही था, हाई कोर्ट ने गलती कर दी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहां पर दहेज मृत्यु की बात होती है तो ये कनेक्टेड ऑफेंसेस हैं। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड जो 498 वाला केस है, डोहरी प्रोविजन के एक्ट। तो आपको हर एक्ट के प्रोविजन, हर सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है और चेक करना है कि क्या ये इंग्रेडिएंट विद एविडेंस प्रूव हो पाए या नहीं हो पाए। ये नहीं कि कोई कनेक्टेड है तो एक बरी हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक बरी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर अदर सर्कमस्टांसेस टू बी कंसीडर्ड बाय कोर्ट बिफोर अप्लाइंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब ये सेक्शन हमने पढ़ी थी तो वहां पर ये लिखा था द कोर्ट में प्रिज्यूम हैविंग रिगार्ड एज ऑल अदर सर्कमस्टांसेस। केस की दूसरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि ऐसी वुमेन ने जब सुसाइड किया तो ऐसी सुसाइड करने के लिए इस वुमेन को हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने उकसाया था, अवेट किया था। तो एक केस है रमेश कुमार वर्सेस छत्तीसगढ़, 2001 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ लाइन लिखी और ये कहा टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस स्पेशली द डाइन डिक्लेरेशन and suicide note left by the deceased herself, which fall for consideration within the expression all the circumstances of the case. जो having regard as all the circumstances of the case, केस की दूसरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट प्रिज्यूम करेंगी। तो यहां पर ये जो डाइन डिक्लेरेशन अगर किया किसी डिसीज ने, वो जो लेडी थी जिसने सुसाइड किया, डाइन डिक्लेरेशन मरने से पहले किसी को अपना स्टेटमेंट दिया था या कोई सुसाइड नोट छोड़ के गए थे, इन सबको पढ़ने के बाद ही ये प्रिजम्पशन रेज की जा सकती है। हो सकता है कि वो डाइन डिक्लेरेशन और वो सुसाइड नोट हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के फेवर में हो सकता है कि उनके अगेंस्ट हो। जैसा भी होगा वो इन परिस्थितियों को देखने के बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है। तो कुछ और अदर सर्कमस्टांसेस, ये तो इस केस में डाइन डिक्लेरेशन सुसाइड नोट को बता दिया कि आप इसको कंसीडर करने के बाद ही प्रिजम्पशन को रेज करेंगे या प्रिजम्पशन को रेज नहीं करेंगे। कुछ और सर्कमस्टांसेस देखिए कि अगर बीटिंग है, पिटाई लगाई जाती थी उस लेडी की हस्बैंड के द्वारा, तो ये बीटिंग अपने आप में क्रुएल्टी में फॉल कर जाएगी, सब्जेक्ट टू के किस नेचर की है, कितनी है। दूसरी बात, बीटिंग प्लस ड्रिंकिंग, दारू पीता था और दारू पीने के बाद पत्नी को पीटता था, ये भी इस अदर सर्कमस्टांसेस में कवर हो जाएगा और क्रुएल्टी को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। लेकिन केवल और केवल ड्रिंकिंग करता है, ये इसका नेचर ऐसा नहीं है कि किसी वुमेन को क्लॉज 186 की क्लॉज ए में ले आए या क्लॉज बी में फॉल कर दे। तो इसलिए केवल ड्रिंकिंग करना क्रुएल्टी कर रहा है हस्बैंड वाइफ पर, और ऐसी क्रुएल्टी जो सेक्शन 86 बीएनएस में लिखी गई वो नहीं होगा। ड्रिंकिंग प्लस लेट घर आता है तो भी ये
उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। ऐसा जानने के लिए अगर आपको देखनी है सर्कमस्टांसेस तो अमरजीत सिंह वर्सेस पंजाब बहुत पुराना केस है 1939 का, और जगदीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1988 का केस, इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करता हूं दोस्तों कि एक अजीब तरीके का सर्कमस्टांसेस है कि एक मैरिड वुमेन की अननेचुरल डेथ हुई। अननेचुरल डेथ मतलब डेथ नेचुरल नहीं है। अननेचुरल डेथ होने के तुरंत बाद हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने इसका क्रीमेशन कर दिया, इसका दाह संस्कार कर दिया। तो ये इस तरीके के सर्कमस्टांसेस कि अननेचुरल डेथ थी, और अननेचुरल डेथ के इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद इस डिसीज्ड बॉडी का क्रीमेशन कर दिया गया, देन इट वाज कंसीडर्ड सफिशिएंट एविडेंस, इट वाज कंसीडर्ड सफिशिएंट, पर्याप्त सबूत माना गया इस बात का कि सी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, उस पर क्रूरता की गई थी, इस बात का ये सफिशिएंट सबूत है, पर्याप्त सबूत है। क्या? कौन सा फैक्ट? कि अननेचुरल डेथ हुई थी वाइफ की, और उसके तुरंत बाद इसका क्रीमेशन कर दिया गया था। ये कहां डिसाइड हुआ दोस्तों? ये पहले बता चुका हूं, जजमेंट एक गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1990। अब बात करते हैं दोस्तों कि मान लो क्रूअल्टी हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्रूअल्टी का केवल और केवल एक ही इंसिडेंट कोर्ट के सामने आया, तो क्या वो एक सिंगल इंसिडेंट क्रूअल्टी का, क्रूअल्टी ये प्रूव हो जाने से ये सेक्शन 117 रेज कर दी की जा सकती है बीएसए, इसको अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, अगर इस इंसिडेंट से पहले क्रूअल्टी का या हरासमेंट का कोई और एविडेंस नहीं है, केवल एक सिंगल इंसिडेंट है क्रूअल्टी का, देन ये सेक्शन फिर प्रिज्यूम नहीं की जा सकती, और नहीं प्रिजम्पशन रेज की जा सकती कि हस्बैंड ने अबेटमेंट की थी सुसाइड करने की। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा आपको ना एक बात क्लियर कर देता हूं, आपको हो सकता है कि डाउट हो जाए कि एक सिंगल इंसिडेंट था क्रूअल्टी का, तो दो बातें एक साथ रहेंगी कि क्या सेक्शन 498 ए आईपीसी का ऑफेंस हुआ, जो अब सेक्शन 85 बीएनएस है? सिंगल इंसिडेंट है, सिंगल इंसिडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रूअल्टी नहीं है। उन्होंने बोला है सिंगल इंसिडेंट ऑफ क्रूअल्टी, इट मींस क्रूअल्टी प्रूव हो चुकी है कि एक बार क्रूअल्टी हुई थी। तो एक बार क्रूअल्टी हुई, दो बार क्रूअल्टी हुई, तीन बार क्रूअल्टी हुई, उससे कोई फर्क नहीं, क्रूअल्टी होनी चाहिए, तो ये ऑफेंस अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस ऑफेंस के लिए, या फिर साथ में मान लो उसने सुसाइड भी कर लिया, तो 108 बीएनएस भी एप्लीकेबल हो जाता है, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हो सकता है। 108 बीएनएस कहता है कि अगर किसी वाइफ, मैरिड वुमेन को उसके हस्बैंड ने या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने सुसाइड करने के लिए अबेट किया था, दुष्प्रेरण किया था सुसाइड करने के लिए, तो पनिशमेंट मिलेगी 108 बीएनएस में। तो केवल एक इंसिडेंट है क्रूअल्टी का, और सुसाइड कर लिया है वाइफ ने, तो क्या 108 ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है? क्या 498 ए कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है? 85 बीएनएस कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, वो है सेक्शन 117 की प्रिजम्पशन रेज नहीं हो सकती। प्रिजम्पशन रेज नहीं हो सकती का नुकसान किसको और फायदा किसको? नुकसान है कि अब प्रोसिक्यूशन को इन ऑफेंसेस के हर एक इंग्रेडिएंट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर प्रूव करना पड़ेगा। और फायदा किसको होगा? कि वो जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आ रहा था एक्यूज के ऊपर ऐसी प्रिजम्पशन के कारण, अब वो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर नहीं आएगा। कब? सिंगल इंसिडेंट ऑफ क्रूअल्टी है तो अंतर किस बात का आ रहा है सिंगल इंसिडेंट ऑफ क्रूअल्टी से? केवल केवल प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी, बाकी जो ऑफेंसेस किए वो हो गए, वो उनमें सजा उसको मिल सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करने का जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर नहीं आ रहा है। ये जो पीछे अभी मैंने बात कही सिंगल इंसिडेंट ऑफ क्रूअल्टी वाली बात, वो यहाँ ये बाबाजी चरण बारी वर्सेस स्टेट केस है, यहाँ पर इसको आप पढ़ के देख सकते हैं, ऐसा डिसाइड हुआ था। कुछ और सर्कमस्टांसेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने मिसकंडक्ट को पढ़ा, सेक्शन 86 में जब क्रूअल्टी की डेफिनेशन दी गई, क्लॉज ए में, सॉरी, विलफुल कंडक्ट वर्ड यूज हुआ था,
और उसके आगे लिखा था कि वो ऐसे नेचर का है। इट मीन्स केवल अपने आप में विलफुल कंडक्ट सफिशिएंट नहीं होगा, उसका नेचर भी देखना होगा। तो नेचर कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर है काइंड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट किस तरीके का है, वो भी मैटर करेगा कि किस तरीके का आचरण हस्बैंड करता था। केवल ये कह देना कि उसके आचरण से ये ड्राइव हुआ, ये मजबूर हो गई कि वो सुसाइड कर दी, नहीं। लेंथ ऑफ कंडक्ट, कि जो कंडक्ट किया, जो सब्जेक्ट मैटर है हस्बैंड का कंडक्ट, उसकी लेंथ कितनी थी, कब तक वो कंडक्ट किया गया, कितनी बार वो कंडक्ट किया, ये भी मैटर करेगा। सेंसिटिव नेचर ऑफ वुमेन, जिस लेडी ने सुसाइड किया है उस लेडी का नेचर क्या था। बहुत हाइपर सेंसिटिव लेडी होती है, उसको एक छोटा सा विलफुल कंडक्ट हस्बैंड का, उसको उसके कारण इस लेडी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो कंडक्ट ऐसा था जो हर लेडी उस कंडक्ट में सुसाइड नहीं करती, लेकिन इसने क्यों किया? क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिव थी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर की थी लेडी, देन इसने सुसाइड कर लिया। देन इस बात को भी कंसीडर करने के बाद ही कोर्ट प्रिज्यूम करेंगी या प्रिज्यूम नहीं करेंगी। देयर रिलेटिव सोशल बैकग्राउंड, दोनों के रिलेटिव्स, हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेटिव्स, इनके जो उनकी सामाजिक बैकग्राउंड है वो क्या है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये कुछ फैक्टर थे जिनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होगा कोर्ट्स को, और आप अगर काउंसिल हैं तो आपको भी ये बातें रेज करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जब सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एप्लीकेबल बनाना है तो क्रुएल्टी तो प्रूव करनी पड़ेगी। क्रुएल्टी हुई थी और ऐसी क्रुएल्टी के कारण मैरिड वुमेन ने शादी के 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कमिट कर लिया है। देन ये प्रिजम्पशन रेस होगी। इट मींस शादी हुई थी, प्रूव करना पड़ेगा। जब सुसाइड किया है तो अभी 7 साल पार नहीं हुए थे, शादी को प्रूव करना पड़ेगा। और इस लेडी पर क्रूअल्टी की गई थी हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, ऐसा भी प्रूव करना पड़ेगा। तो शादी प्रूव करना एक डेट से बड़ा आसान है कि शादी हुई थी, प्रूव हो जाएगा। शादी इस डेट पर हुई थी, प्रूव हो जाएगा। इस डेट पर सुसाइड किया था, प्रूव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्रूएस स्टैंडर्ड के एविडेंस से प्रूव किया जाए। तो जब प्रोसिक्यूशन की बात आती है तो प्रोसिक्यूशन को इस प्रिजम्पशन को रेज कराने के लिए क्रूएल्टी को प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रोसिक्यूशन को ये क्रूएल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करनी पड़ेगी। अगर प्रोसिक्यूशन इस क्रूएल्टी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया तो ये प्रिजम्पशन रेज नहीं। और ये प्रिजम्पशन रेज ना होने का मतलब है कि अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को सेक्शन 108 के हर इंग्रेडिएंट को प्रूव करना पड़ेगा सजा दिलाने के लिए। अगर मान लो प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस क्रूएल्टी को प्रूव कर दिया, अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया क्योंकि प्रिजम्पशन के कारण, कि अब मान लेगी कोर्ट, अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि ऐसे हस्बैंड ने, हस्बैंड के रिलेटिव्स ने ऐसी वुमेन को जिसने सुसाइड किया है, इसे सुसाइड करने के लिए अबेटमेंट किया था, दुष्प्रेरण किया था, अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, अब रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर आ गया कि वो प्रूव करे कि नहीं, उसने अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड नहीं किया था। तो वो किस स्टैंडर्ड का प्रूफ दे? तो वहां उसे केवल प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बैलेंस को अपनी तरफ टिल्ट करना पड़ेगा। उसे बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट जाकर प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस पहले केवल अगेंस्ट वीमेन होता था, आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन भी होने लगे। आपने कई सारे इंसिडेंट देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जहां पर हस्बैंड ने सुसाइड किया ये कहते हुए कि पत्नी ने इतना टॉर्चर कर दिया था कि अब वो जीने के लायक नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, इतना परेशान हो। तो इसको कहा जा रहा है कि वाइफ के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हस्बैंड हो। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि शादी के 7 साल के अंदर अंदर हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय हिज वाइफ अगेंस्ट हिम, देन क्या ये सेक्शन 117 भी ऐसे एप्लीकेबल हो जाएगी और ये माना जा सकता है कि वाइफ ने ऐसे हस्बैंड को सुसाइड कमिट करने के लिए अबेट किया था? क्या ऐसा माना जा सकता है? आपका क्या जवाब है? आप वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मेरा जवाब देख सकते हैं। मेरा जवाब ये है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये सेक्शन की लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर हेडिंग ही पढ़ लीजिए, सेक्शन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये है कि वो उसकी कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि जब किसी वुमेन ने, मैरिड वुमेन ने सुसाइड कमिट किया होगा, देन ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैन ने सुसाइड किया, इट मींस ये सेक्शन एप्लीकेबल
नहीं होगी। लेकिन अब समय आ गया है कि इस सेक्शन को आप जनरल न्यूट्रल बना दीजिए। जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हस्बैंड बढ़ रहे हैं, देन समय आएगा कि इस सेक्शन को जनरल न्यूट्रल बना दिया जाए और कह दिया जाए कि चाहे तो हस्बैंड ने किया सुसाइड विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज, चाहे वाइफ ने किया विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज, और ये शो कर दिया जाता है कि उसके ऊपर क्रूएल्टी हुई थी। देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि ऐसे हस्बैंड को सुसाइड करने के लिए या ऐसी वाइफ को सुसाइड करने के लिए अबेट किया था दूसरी पार्टी या उसके रिलेटिव्स। ऐसा समय आ गया है, बट आज की डेट में ये सेक्शन इस सिचुएशन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं उस क्वेश्चन पर जहां मैंने ये कहा था कि जो सुसाइड किया, जो सुसाइड का अटेम्प्ट किया लेडी ने, मैरिड वुमेन ने, वो किया था विद इन 7 इयर्स ऑफ हिज हर मैरिज, बट ट्रीटमेंट के दौरान उसकी जो पीरियड था 7 साल का, वो पास कर जाता है कि वो 7 साल के बियॉन्ड चला जाता है, और 7 साल जब पास हो गए तब जाकर उस लेडी की डेथ होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये प्रिजम्पशन रेज की जा सकती है क्या? क्योंकि यहाँ पर जो डेथ हुई, वो डेथ हुई है आफ्टर 7 इयर्स ऑफ मैरिज, बट जो अटेम्प्ट किया गया था वो किया गया था बिफोर विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज। तो अब आपका क्या व्यू है कि क्या ये प्रिजम्पशन रेज हो सकती है या नहीं हो सकती? तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं, कमेंट करके बता दिया होगा। बट देखिए, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो सेक्शन 117 एप्लीकेबल जब होती है जब एक मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया हो विद इन 7 इयर्स ऑफ हर मैरिज, और सुसाइड का मतलब है कि डेथ हो गई हो। अटेम्प्ट इसमें शामिल नहीं, अटेम्प्ट की और डेथ नहीं हुई तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुई। तो यहां पर जो अटेम्प्ट हुई थी वो विद इन 7 ईयर हुई, पर जो डेथ हुई, जो रिजल्ट आया, जो सुसाइड कंप्लीट हुई, वो आफ्टर 7 इयर्स ऑफ मैरिज हुई। तो अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यहां पर जो सुसाइड हुआ है वो सुसाइड हुआ है आफ्टर 7 इयर्स ऑफ मैरिज। इट मींस ये सेक्शन इस मैटर में एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि एक्चुअल में कोई ऑफेंस होता कैसे है, उसकी स्टेजेस क्या है, सबसे पहले माइंड में एक मेंसरिया पैदा होता है, उसके बाद व्यक्ति उस मेंसरिया को पूरा करने के लिए प्रिपरेशन करता है। जब प्रिपरेशन हो जाती है तो फिर वो अटेम्प्ट करता है, देन अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी हो सकती है, अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। अटेम्प्ट सक्सेसफुल जब होगी तभी कहा जाएगा कि वो ऑफेंस हुआ है। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट हुई वो विद इन 7 ईयर शुरू हो गई थी, बट इसका रिजल्ट कब आया? आफ्टर 7 ईयर्स। तो इन दोनों को मिलाकर ही कहा जा सकता है कि सुसाइड हुआ या नहीं। बिना अटेम्प्ट के अकेला सुसाइड नहीं हो सकता, सुसाइड का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब सुसाइड का अटेम्प्ट जिस दिन हुआ, अब रिजल्ट उसी के कारण हो सकता है कि 7 साल बाद आए, बट इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसी इमेजिन करने के बाद ऐसा एग्जांपल तैयार किया है, मुझे कहीं ऐसा जजमेंट मिला नहीं, तो मेरा ये मानना है कि अटेम्प्ट करना और प्लस सुसाइड का रिजल्ट आना, इन दोनों को मिलाने से ऑफेंस बना था। तो इसमें से अगर कुछ भी विद इन 7 इयर्स हो गया, कोई एक बात, दोनों हो गए तब तो कोई बात ही नहीं। अगर अटेम्प्ट भी विद इन 7 इयर्स हो गई और डेथ आफ्टर 7 इयर्स हुई तो ये प्रिजम्पशन एप्लीकेबल होगी। मेरा व्यू ऐसा कहता है। आपका क्या कहता है? आप जरूर जवाब दीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 113 कैपिटल ए, जो अब सेक्शन 117 बीएस से हो गई है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी 3 वीडियोस के थ्रू आपको मिल गई। मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को विदाउट हेजिटेशन आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट करके रखिए। ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एक तरफ से हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट तैयार की है फुल कोर्स ऑफ बीएसए के नाम से, वो एंड स्क्रीन पर आपको यहाँ मिलेगी भी। आप पुरानी वीडियोस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप इस प्ले लिस्ट को क्लिक करिए और सीक्वेंस वाइज वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 113 कैपिटल बी, नाउ सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ आपसे मिलने आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय